चलो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फटाफट समझाए दो। कोई m मास का पार्टिकल है जो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। कंपलसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है एक्सिस से, बिकॉज ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी, अलग अलग सारे डिस्टेंस है, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन बी ओनली वन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है तो हमारे पास एकदम सिंपल फंडा ऐसा है कि मास का कोई अलग लॉजिक नहीं था कि इस चेयर का कुछ मास फिक्स है, इसको मुझे मोशन कराना है तो आई हैव टू अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, तो F इजिकल टू ma हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब m कौन था? इनर्शिया, कि कितना इस चीज को लीनियरली चलाना मुश्किल है, दैट वाज द कोशेंट ऑफ मास। अब कोशेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंस बाय कितना इस चीज को घुमाना मुश्किल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो कि आ एक्सिस ऑफ रोटेशन જે ઇઝીલી ફરે છે, ઘરમાં જે આપણા ઘરમાં પેલો ગેસનો બોટલ લઈને આવે તો આવી રીતે ફરાઈને લઈને આવે, પણ વિચારો કે એના મગજમાં એવું થાય કે હું આવી રીતે ફરાઈને લાવું तो શું થાય? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे तो चलाना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि कौन सी एक्सिस से उसको हम मोशन करा रहे हैं। तो जो घर में गैस का बोतल वो लेके आता है वो कुछ ऐसा दिखता है, वो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा तो इजी रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करना की तो आखी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज થઈ જશે और मुश्किल થઈ જશે એને ફરાવું। मतलब नॉर्मल मास इज द कोशेंट ऑफ लीनियर मोशन, कि उसको लीनियरली चलाना कितना मुश्किल है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द कोशेंट अबाउट हाउ मच इट विल बी हैवियर टू रोटेट द पार्टिकल। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल यूज अंदर दिया हुआ है कि फिडजेट स्पिनर्स जो आते हैं उसका डायग्राम बना के दिया हुआ है कि स्पिनर के केस में बीच में बेरिंग होती थी, बेरिंग से r डिस्टेंस के दूर पे मास रखा होता था, तो जितना दूर रखोगे और जितना मास ज्यादा रखोगे उतना इनर्शिया बढ़ेगा, तो वो स्पिनर उतने टाइम तक घूमता रहेगा। सिंपल। फिर उसके कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस थे वो मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा कल के लेक्चर में। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रही है किसी एक्सिस के अराउंड, तो m1 पार्टिकल सिचुएटेड एट r1 डिस्टेंस, m2 पार्टिकल सिचुएटेड एट r2 डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो अभी तक क्या कर रहे हैं, किसी भी रिजिड बॉडी को हम मान लेते हैं मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, तो मैं मान देता हूँ कि ये पूरी रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, ऑल आर सिचुएटेड एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 अप टू rn। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। अब इसमें से सारी m को कॉमन निकाल लो, सारे मास को कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा आंसर? टोटल मास mn, टोटल मास बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोई नंबर n बचेगा, कितने नंबर ऑफ मास है, समझ में आ रहा है? तो ये जो बचा दिस इज कॉल्ड k, इसको बना दो k, टोटल मास m k स्क्वायर, दिस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद आता है थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज करना है 3D में, समझाई दो आपको, डिटेल में समझाई दो। अब हमारे पास क्या है, कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड सेंटर ऑफ मास एक्सिस, यहाँ से सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, उसके आसपास ये चीज रोटेट हो रही है, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस होगा। हाँ, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग दिस एक्सिस, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे d डिस्टेंस दूर एक और एक पैरेलल एक्सिस को मान लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I। तो इसका जो पैरेलल एक्सिस थियरम है वो क्या कहता है कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन बाय IC, सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। આવું કેમ સમજાવું? વાર્તા એવી છે કે એક સિલિન્ડર હશે, સિલિન્ડરની એક્સિસ ઓફ રોટેશન બે હોય, એક આ હોય એક આ હોય। હવે આની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્शिया મને ખબર હોય તો પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થિયરમ લગાવીને મને આની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્शिया મળી જાય, ખબર પડી? એટલે આનો યુઝ ખબર પડે શું કહેવા માંગુ છું?
તો પેરેલલ અને પરપેન્ડિક્યુલરનો યુઝ શેમાં કરવાનો? કારણ કે એકની આપણને ખબર હશે તો બીજી एक्सिसની આપણે शोधी શકીએ उस थियरम का यूज करके। तो अब थियरम, ये सिंपल थियरम, इसका यूज कैसे करना है वो समझा देता हूँ। उसके पहले पैरेलल एक्सिस भी लिखी थी, तो परपेंडिकुलर एक्सिस लिख लो। ये पैरेलल एक्सिस थियरम, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम इज वेरी सिंपल कि कोई रिजिड बॉडी है, इसका एक्स वाई जेड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। इसका फॉर्मूला क्या है कि जेड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्स और वाई का एडिशन होगा। आ બધું આપણને આવડે છે, પણ કેવી રીતે અપ્લાય કરવાનું એ નહીં આવડતું। તો સિચ્યુએશન એ આપણે શીખી લઈએ ફટાફટ પ્રેક્ટિસ કરીને કેવી રીતે કરવાનું। दोनों में कोई डाउट? एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, दैट इज कॉल्ड एम, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस इनटू एम आर का स्क्वायर। જેટલા પાર્ટિકલ હોય એટલું એમ આર સ્ક્વેર એડ કરતું જવાનું, આન્સર આવતા જશે। પછી શું કીધું એ લોકોએ કે ભાઈ દુનિયામાં અલગ અલગ એક્સિસ પર અલગ અલગ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્शिया થઈ જાય, તો હવે अलग अलग एक्सिस पर કેવી રીતે પ્રિડિક્ટ કરવાનું કઈ मोमेंट ऑफ इनर्शिया હશે? तो प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास ये दो मेथड है। इसको यूज करने का तरीका इसके पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आप कर पाओगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन of continuous rigid body। શું કરીએ બોલો? કાલે 5 થી 5:30 માં લઈ લઈએ ને। આના જે સમ છે 4 સમ કરાવી દઉં। 4 સમ છે ટોટલ, એટલે અડધો કલાક જશે એમાં, એટલે પતી જશે। वो सम करेंगे फिर समझ में आ जाएगा हाउ व्हेन यू विल यूज पैरेलल। हैं 4 वागे तुम्हें आना छो तो आई जाओ, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा ही होगा। देख आधे घंटा तो मैं बोल रहा हूँ, फिर अपन कुछ जुगाड़ करके थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। बायोलॉजी नो क्लास थोड़ा अंतिम कर दीजिए આપણે। मेजोरिटी जे बाजू हशे ए बाजू थोड़ું अंतिम થઈ જશે। કેમિસ્ટ્રીમાં પ્રોબ્લેમ, अच्छा કેમિસ્ટ્રીની જગ્યાએ બાયો